हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर मैडम। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन को ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो जब डायरेक्टली जो बात कर रहा है वो ही अपनी बात कहे, और एक जब किसी की बात कोई और कन्वे करे। इसी को हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नाम दिया है। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो बात डायरेक्टली कोई कह रहा है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, वहीं पर जो बात कोई और कन्वे कर रहा है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वैसे कई लोगों के अंदर एक मिथ ये है कि जिन लोगों का टेंस का टॉपिक वीक होता है उनके लिए नरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नरेशन जो है वो कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। एक अगर आपको फॉर्मूलाज पूरे ढंग से याद हैं, अगर आपको टेबल्स याद हैं टेंसेस की, प्रोनाउन की और वर्ड डिनोटिंग टाइम एंड प्लेसेस की, तो आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसमें टेंसेस का रोल है, लेकिन अगर आपको टेबल याद है तो आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के वर्ड्स को डायरेक्टली कोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है राम सेज टाइम वेट्स फॉर नन, तो इसमें क्या हो रहा है कि राम ने डायरेक्टली कहा है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर राम के वर्ड्स को कोई और कोट करे तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का कुछ फॉर्मूलाज हमने बता रखा है, लेकिन उससे पहले हम इसका देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर हमें ये कहता है, श्री सेड टू प्रिया टाइम वेट्स फॉर नन। पहला स्ट्रक्चर ये है। इसमें जो भी पार्ट कॉमा से पहले वाला जो भी पार्ट है इसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज बोलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है उसे हम रिपोर्टेड क्लॉज बोलेंगे। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं। I said you work sincerely। अब इसमें कॉमा से पहले वाला, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि कॉमा से पहले वाला कौन सा पार्ट है, I said। तो इसमें I said वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग क्लॉज है आपका, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट है वो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है। इसमें कई लोग रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको वैसे तो ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, लेकिन आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं, जैसे कि रिपोर्टेड है तो ये पास्ट टेंस है तो पास्ट बाद में आता है, और ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये पहले आता है। ये एक सिंपल सा एब्सर्ड सा तरीका है याद रखने का, अदरवाइज इट्स नॉट सो कंफ्यूजिंग एज इट लुक्स। ओके, अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। अब आप दो सेंटेंसेस को देख रहे होंगे तो अभी तो आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आप इन्हें ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस कह रहा है, पहला सेंटेंस किसी से बात कर रहा है, तो ये आपका बन जाता है सब्जेक्ट और ये आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश में जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक नॉन लिविंग थिंग हो, वो लिविंग थिंग में भी हम उसे ऑब्जेक्ट का रोल एक्चुअली बस इतना सा होता है कि जो बात सुन रहा होता है या जिसको बात बताई जा रही होती है वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, या जिसपे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ बता रहा है, तो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। जबकि अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं खुद से ही बात कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ। मैं या तो हो सकता है मैं इन जनरल सबको बता रही हूँ, या हो सकता है कि मैं सिर्फ खुद से ही बात कर रही हूँ। अब देखिए क्या होता है, अगर आपकी सेंटेंस के अंदर, अगर आपके रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो उसको चेंज करने का रूल अलग होता है। वहीं अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको चेंज करने का रूल अलग होता है। आइए अब सबसे पहले हम कुछ इनके रूल्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहला रूल यही कहता है कि अगर आपकी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो आप
जैसे अभी क्या लिखा हुआ है, श्री सेड टू प्रिया, तो ये सेड जो है अगर ऑब्जेक्ट है तो से टेल में बदल जाएगा, सेज टेल्स में बदल जाएगा, और सेड टोल्ड या आस्क्ड में बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो एज इट इज रहेगा। मतलब अगर सेड लिखा हुआ है तो सेड ही रहेगा, से लिखा हुआ है तो से ही रहेगा। ये तो था इसका एक बेसिक रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, इसमें टोटल 8 रूल्स हैं जो कि आपको एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए चाहिए होंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि आपके सेंटेंस के बाद ये जो कॉमा आता है, इस कॉमा को आपको हटाना है। ठीक है, हटा देते हैं। तीसरा रूल कहता है आपको ये इन्वर्टेड कॉमास को भी हटाना है। नो इश्यूज, ये भी हटा देते हैं। चौथा रूल कहता है कि आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में आपने पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिख रखा है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो पहला लेटर कैपिटल में है, ये क्योंकि अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं तो हमने इन्वर्टेड कॉमास क्या किया है, रिमूव कर दिए हैं। तो अब हमें ये कैपिटल लेटर भी चेंज करना है स्मॉल लेटर में। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये कोई प्रॉपर नाउन है, दैट इज अ नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और एनीथिंग, अ प्रॉपर नेम, तो आपको उसे कैपिटल लेटर में ही रखना है, चेंज नहीं करना है। दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल। अब अगला रूल क्या कहता है, क्योंकि हमने ये कॉमा हटा दिया है, हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया है, हमने सेड को चेंज कर दिया है अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो अब रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज को एक वर्ड कनेक्ट करेगा और वो वर्ड होगा या तो दैट या इफ या वेदर। तो क्या बस यही वर्ड्स हैं? नहीं, जैसा कि हमने सेंटेंसेस वाले टॉपिक में पढ़ा, हर सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेमेटरी आएगा तो हम अलग इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल आएगा तो हम दैट इस्तेमाल करेंगे, एटसेट्रा। वो हम जब इसी टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के पर्टिकुलर उसमें चलेंगे कि इंटेरोगेटिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें समझेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए होगा, और वो कंजंक्शन चाहे तो दैट हो, चाहे इफ हो, चाहे वेदर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगला रूल हमारा ये कहता है कि सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में या फिर कहिए असर्टिव सेंटेंस में। मतलब सेंटेंस का चाहे कोई सा भी टाइप हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो इम्पेरेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कन्वर्ट होके किस में चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका जो कहता है वो ये कहता है, अब जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनिएगा। अब लास्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में गिवन आपका टेंस, pronoun and words denoting nearness of time and place. Now what do I mean by the words denoting nearness of time and place? जैसे एक वर्ड है यहाँ पे today, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये टाइम डिनोट कर रहे हैं, कौन सा, आज का। ठीक है। तो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आपका क्या कहता है कि टेंसेस चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे एंड वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज होंगे। अब जब सभी चेंज हो रहा है तो फिर बचा क्या। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ नरेशन कि सब कुछ आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ठीक है। अब इसमें इतना ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, क्योंकि टेंसेस में किस टेंसेस को किस हिसाब से चेंज करना है उसका एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट गिवन है, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है उसका फॉर्मेट गिवन है, और इन इस टाइप के वर्ड्स को कैसे चेंज करना है तो इसका भी एक अलग से फॉर्मेट गिवन है। ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं।
सारे रूल्स को एक बार हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड आई वॉन्ट टू गिव माई बुक टू राजन टुडे। उसने बोला कि मैं अपनी बुक राजन को आज देना चाहता हूँ। अच्छा, जब भी आपके सामने इस टाइप का सेंटेंस आए तो सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है, और आपको वर्ड, इस टाइप के कोई वर्ड है तो वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आई विल गिव यू सेपरेट टेबल जिसके अंदर आपको सारे टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, उसके थ्रू आप टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है। हम जानते हैं ही क्या है, ही एक आपका प्रोनाउन है, ओके। ही आपका प्रोनाउन है। आई क्या है आपका, आई भी आपका प्रोनाउन है, ठीक है। और माय बुक क्या है आपका, माय जो होता है ये क्या है, ये भी आपका एक प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। और टुडे क्या होता है आपका, ये आपका टाइम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जगह प्लेस भी हो सकती है। अब हम इनके कन्वर्जन के 1 to all रूल्स के साथ इसको चेंज करते हैं, ओके। सबसे पहला रूल हमने कहा था कि सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड को इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ देखा ही के बाद में, ही सेड के बाद में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हम चेंज करेंगे, नहीं। फिर हम सेड को एज इट इज हमने नीचे उतार लिया, ओके। फिर हमने कहा आप ये कॉमा हटाइए, तो हमने यहाँ पे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो हमने ये कॉमा यहाँ से हटा दिया। फिर हमने कहा ये इन्वर्टेड कॉमास को भी आप यहाँ से हटाइए, हमने हटा दिया। फिर हमने कहा रिपोर्टिंग क्लॉज को जब आप रिपोर्टेड क्लॉज से कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं साथ में, तो आप इनको एक कंजंक्शन दैट के साथ ऐड करेंगे। तो हमने रिपोर्टिंग क्लॉज जो थी उसके साथ जब हमने रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ा तो हमने एक कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब प्रोनाउन का कैसे चेंज करना है, इसकी आई विल गिव यू सेपरेट टेबल, बट फॉर नाउ यू कैन सी दिस। आई किसके बारे में बात कर रहा है, आई ही के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक मेल है। इसीलिए जब हमने यहाँ पे चेंज किया तो हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन चेंज किया है, ओके। दूसरा रूल, जब यहाँ पे ये कैपिटल लेटर में था और यहाँ पे ये आया है तो ये स्मॉल लेटर में हो गया। अब आप कहेंगे तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इन सब चीजों के पॉइंट्स कट होते हैं। यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये सब एक रूल्स हैं, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स में आते हैं ये सब, और इनके लिए फिर अगर ये एज पर द रूल्स नहीं चेंज होते हैं देन यस डेफिनेटली आपके कुछ पॉइंट्स तो डिडक्ट होते ही हैं, ओके। तो हमने आई को कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो कि ही है, और हमने स्मॉल लेटर में लिखा, ठीक है। अभी ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। He wanted to give, अब आई था इसलिए हमने यहाँ पे माय लगाया था, अब ही आ गया है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हिज लगाया है, ओके। अगला हिज बुक टू राजन। अब ऑब्जेक्ट जो भी जैसा भी स्पेसिफाई होगा ऑब्जेक्ट के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ओके। वी विल नॉट टच ऑब्जेक्ट एट एनी कॉस्ट, ओके। हम ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है वो है टुडे, और उसको हमें कन्वर्ट करना है दैट डे में। तो ये हमारा फाइनल इनडायरेक्ट सेंटेंस कंप्लीट बनता है। ही सेड दैट ही वांटेड टू गिव हिज बुक टू राजन दैट डे।
ओके, इसके अंदर हमारे सारे रूल्स कवर हो चुके हैं। पहला रूल हमें ये कहता है कि सेट के बाद अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे आप कन्वर्ट कीजिए, से को कन्वर्ट कीजिए टेल में, सेज को कन्वर्ट कीजिए टेल्स में। यस, इट इज मेकिंग अ डिफरेंस, से टू टेल एंड सेज टू टेल्स एंड सेट टू टोल्ड एंड आस्क्ड। फर्स्ट रूल इज दिस। सेकंड, रिमूव कॉमा। थर्ड, रिमूव punctuation marks. Fourth, join reported clause and reporting clause with conjunctions that can be that, whether, if, whatever. Okay. Now, change the capital letter into the small letter unless there is a proper noun. Okay. Then change the pronoun, tense and the words denoting the nearness of time and place according to the rules or format. ओके, तो ये हमारा था रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सबसे पहले हम ध्यान थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेंसेस को चेंज करने के लिए क्या रूल अप्लाई होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या रूल है सिंपल प्रेजेंट को चेंज करने। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अब आप बोलेंगे कि टेंसेस को चेंज करने के लिए क्या पहले टेंसेस की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है? देखो, अगर आपको आता है देन दैट विल बी अ बेनिफिशियल और दैट विल बी अ बोनस फॉर यू। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है देन इट्स ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो पहले से प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप ये सेंटेंसेस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे तो आप सेंटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, बस आपको ये टेबल मेमोराइज होनी चाहिए, इसकी, प्रोनाउन की एंड इन वर्ड्स की। ओके, चलिए सबसे पहले चलते हैं टेंसेस की रूल्स चेंज करने। पहला रूल आपका कहता है कि अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है देन कन्वर्ट इट इनटू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, कैसे पता चलेगा आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है? अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है, एम आ रहा है या आर आ रहा है तो, और आगे वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है। जब भी आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म देखें तब आप एक बात के लिए तो श्योर हो जाएं कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का ही होगा। भले ही आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है, लेकिन अगर आपने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म देखा है तो इस बात को लेके तो आप कंफर्म हो जाए कि ये जरूर कोई ना कोई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाला ही वर्ब टेंस की बात हम कर रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स याद रहते हैं तब तो वेल एंड गुड है। अगर आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फिर कौन कौन से आएंगे? इज, एम और आर। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपको कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वॉज, वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर पीपल और द स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग दिस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि उन्हें वर्ब की सारी फॉर्म्स याद नहीं होती है। अभी रिसेंटली ही वन ऑफ माई स्टूडेंट आई आस्क्ड हिम पुट की थर्ड फॉर्म क्या होती है एंड ही सेड पुटेड। तो वर्ब की फॉर्म्स तो आपको ही याद करनी होगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ऑल्दो देयर आर फ्यू ट्रिक्स विच यू कैन अप्लाई, बट स्टिल only way I can say is that you have to memorize it, okay? Because there are certain forms in which they will remain as it is they are, like put, cut, shut. And what mistake people do usually is they put ed beside every form, like putted will be the third form, but that's not true. In sometimes you have to add en, and sometimes you have to add ed, and sometimes it's completely different, and sometimes it is same for all the three forms. Okay, so you have to remember the verbs third form, first form, second form and all forms. Okay, now अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो वो इस फॉर्म इसमें से बनने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि नरेशन टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो हर एक टॉपिक पे तो क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इनमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट्स में आते हैं, और उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो मोस्ट फेवरेट है। और वो क्यों फेवरेट है? क्योंकि बच्चों को वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो याद नहीं होती है।
ठीक है। तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, जिसमें आपको मिलेगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अगला फेवरेट टॉपिक जो एग्जामिनर्स का है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका फेवरेट होने का कारण क्या है, क्योंकि बच्चे ये बीइंग का यूज जो है, अब बीइंग का यूज करना तो उन्हें आता है, लेकिन बीइंग को प्रॉपर प्लेस करना उन्हें नहीं आता है। कभी वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कभी सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद में, तो बीइंग को प्रॉपर प्लेस करना उसे नहीं आता है। तो ये हम एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आपको ये पता करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर, जिसके अंदर से कि वो लोग एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा कि हैज हैव के साथ जब बीइंग का इस्तेमाल होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगला है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जैसा कि इसके अंदर था, क्या था, ही वांटेड, तो वर्ब की सिंपल फॉर्म थी लेकिन उसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अच्छा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि डिड के साथ सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि डू, डिड एंड डन। ओके, सो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ऑलरेडी हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए हम इसके साथ वापस सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो सिंपल पास्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और इसके साथ आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चलेगा। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, इसको हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये कैसे पता चलेगा, हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब ये टेबल तो आपको मेमोराइज करनी होगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगला है पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जब देखेंगे तो ये नो चेंज होता है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जैसा फॉर्म पास्ट परफेक्ट के साथ आप नो चेंज करके कोई फॉर्मेट यूज करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी रूल्स अभी आपने बताए वो पास्ट परफेक्ट में अप्लाई नहीं होते? नहीं, वो सारे रूल्स पास्ट परफेक्ट में अप्लाई नहीं होते हैं। सिर्फ ये जो टेंस जो चेंज हो रहा है ना, बस यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। बाकी वही कंजंक्शन लगेगा, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमास लगेगा, वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन बस इस टेंस में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसके अंदर भी नो चेंज है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि दो टेंसेस आपके सामने ऐसे आएंगे जिसके अंदर की नो चेंज होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये तो हमने कर लिया टेंसेस की बात। अब इसी में आगे एक है टॉपिक, जैसे मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं, विल, शैल, ये सब कैसे चेंज होते हैं। आइए, अब ये तो हमने देख लिया टेंसेस कैसे चेंज होंगे। अब हम देखते हैं कुछ मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं। सबसे सिंपल तो है विल और शैल। विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा। विल हैव बीन और शुड हैव, सॉरी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन कैसे कन्वर्ट होगा, विल हैव बीन वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा, शैल हैव बीन शुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे चेंज हो जाएगा माइट में। ठीक है, लेकिन
जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका मस्ट, क्योंकि मस्ट 3 चीजों में चेंज होता है। मस्ट रहेगा, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा और मस्ट वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। अब मस्ट को चेंज होने के लिए 3 टाइप बता रखे हैं। अब ये किस समय किस हिसाब से चेंज होगा, इसके लिए आपको पहले सेंटेंस समझ में आना जरूरी है कि ये सेंटेंस क्या बात बता रहा है। क्योंकि अगर कोई इमीडिएट एक्शन बताता है तो मस्ट चेंज होता है हैड टू में। अगर एक नॉर्मल बात बताता है तो मस्ट में ही रहता है। तो इसलिए मस्ट को चेंज होने के लिए आपको 3 टाइप्स बता रखी हैं। लेकिन मस्ट का क्वेश्चन, और मस्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मान लीजिए आप ये एग्जामिनर्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है वो मस्ट का है। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस समझ में आना जरूरी होता है, क्योंकि इसको आप सेंटेंस समझ में आएगा तो ही आप उसको चेंज करोगे 3 फॉर्मेट में। क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, बस आपको सेंटेंस समझ में आएगा तो ही आप इसको 3 फॉर्मेट में चेंज करेंगे। आइए कौन सा सेंटेंस है देखिए। अब जब हमने ये देख लिया कि विल और शैल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैन और मे को कैसे चेंज करते हैं, विल हैव बीन शैल हैव बीन को कैसे चेंज करते हैं और मस्ट को कैसे चेंज करते हैं, तो हमने जब देखा ये तो हमें ये पता लगा कि मस्ट को चेंज करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि मस्ट को हम 3 फॉर्म्स में चेंज करते हैं और कौन से समय में कौन सी फॉर्म चेंज होगी उसके लिए हमने कहा था कि सेंटेंस को समझ में आना बहुत जरूरी है। आइए अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर आपकी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस पढ़ के आपको ऐसा लगे कि इस सेंटेंस के अंदर हमें कोई कमांड दी जा रही है या किसी चीज का कोई प्रोहिबिशन किया जा रहा है, कोई चीज की मनाही की जा रही है, कोई एडवाइस दी जा रही है या सेंटेंस का कोई इंटेंशन शो हो रहा है, तो उस सेंटेंस के अंदर हम मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। जैसे said she must help them, तो हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है। इसलिए जब हम हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मस्ट की जगह पे मस्ट ही रखेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। पुरु said रवि must go home at once, पुरु ने कहा कि रवि को एक बार घर जाना चाहिए। अब दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट नेसेसिटी शो होती है, मतलब कि अभी प्रेजेंट में कौन सा काम करना चाहिए जरूरी, अगर ऐसा शो होता है तो उसके अंदर हम सेंटेंस के अंदर चेंज करेंगे हैड टू में। पुरु said that रवि had to go home at once, मस्ट को चेंज कर दिया हमने किसमें, हैड टू में। और लास्ट जो हमारा है वो है रवि said शिवा मस्ट लीव टुमारो। अब टुमारो की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर फ्यूचर नेसेसिटी शो होती है, मतलब कल क्या काम होना चाहिए, नेसेसरी मतलब जरूरी क्या काम कल होना चाहिए, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वुड हैव टू, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मस्ट को हम कब 3 फॉर्म्स में चेंज करेंगे। अगर मस्ट का सेंटेंस आपका कमांड शो कर रहा है, प्रोहिबिशन शो कर रहा है, कोई एडवाइस शो कर रहा है या इंटेंशन शो कर रहा है, अगर इन 4 में से कुछ शो करता है तो आप मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। अगर आपका सेंटेंस कोई प्रेजेंट नेसेसिटी शो करता है तो आप मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू में। और अगर आपका सेंटेंस कोई फ्यूचर नेसेसिटी शो करता है तो आप मस्ट को चेंज कर देंगे वुड हैव, ठीक है, वुड हैव टू में। तो ये था हमारा मस्ट को चेंज करने के रूल्स। हमने देखा कि ये तो हो गए हमारे कुछ रूल्स, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये एक्सेप्शंस जब अप्लाई होते हैं तो आप रिपोर्टेड वर्ब की टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगेन याद रखिएगा, आई सेड रिपोर्टेड वर्ब नॉट रिपोर्टेड वर्ब, ओके। तो
अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई प्रोवर्ब आता है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप जब प्रेजेंट से आप पास्ट में कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो प्रोवर्ब है, वो जिस टेंस में कहे गए हैं या जिस टेंस में वो लिखे गए हैं, वो एज इट इज रहेंगे आपके सेंटेंसेस के अंदर। और हाँ, ये एक्सेप्शंस के अंदर से एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, क्योंकि ये भी एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, एक्सेप्शंस। ठीक है, तो पहला आपका है कि जब भी कोई प्रोवर्ब आएगा या जब भी कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे। अगला कहता है कि जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन होगा, हैबिचुअल एक्शन मतलब कि जैसे स्कूल्स जो हैं हमेशा संडे को ऑफ रहते हैं, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। ऐसा नहीं है कि 2 संडे को ऑफ रहते हैं, 2 संडे को नहीं रहते हैं, नहीं, दिस इज एन हैबिचुअल एक्शन। नाउ हैबिचुअल एक्शन डजंट मीन दैट यू हैव टू डू दैट एवरी डे, पर वो किस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, वो रेगुलर उसी फ्रीक्वेंसी पे रोटेट होना चाहिए। जैसे संडे का एग्जांपल हमने लिया, तो वो हर 6 डेज के बाद में एक डे आपका ऑफ रहता है, तो वो हमेशा से ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि फॉर सम टाइम इट इज फॉर 2 days एंड फॉर अदर टाइम इट इज फॉर 4 days। नो, हमेशा अगर आपका संडे ऑफ रहता है तो वो हमेशा 6 डेज के गैप के बाद ही ऑफ रहता है। ओके, तो सेकंड था आपका हैबिचुअल एक्शन। थर्ड है आपका कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट। अब हिस्टोरिकल फैक्ट से क्या मतलब है मेरा? अब हिस्टोरिकल फैक्ट से ये मतलब है, जैसे मैंने कहा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त कोई टेंस इसका चेंज कर देंगे, नहीं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जब जिस समय जो लिखा जा चुका है, आपको उसी समय में ही वो रखना है। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग इन दैट, ठीक है। एंड आई मस्ट से दैट इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद हिस्टोरिकल फैक्ट, you are not allowed to change any of the facts, whether they are historical, whether they are scientific, or whether they are geographical facts. You will not change anything in the facts. अब लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब भी 2 चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली प्लेस ले रही होंगी, तब भी आप कोई भी चीज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो थे हमारे एक्सेप्शंस। अब हम चलते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस की तरफ, कि प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, तो प्रोनाउंस को चेंज करने के क्या रूल्स हैं, आइए देखते हैं। पहला रूल हमारा ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन जो होगा, अच्छा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इन सब पे चलने से पहले हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। सपोज कीजिए कि हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू। जो बात कर रहा होगा वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा होगा दैट इज यू, वो कहलाएगा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा होगा वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। तो बात कौन कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं के लिए अपन क्या वर्ड्स यूज करते हैं, आई, मी, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं आपकी फर्स्ट पर्सन में। किससे बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, और आपके लिए आपको पता है इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट इज यू, तो सेकंड पर्सन में आता है यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। अब बात तो कईयों के बारे में की जा सकती है, तो ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा, ठीक है, तो वो सब आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे, आई, जब आई, वी, जब मैं एक बात करूंगी तो दैट इज आई, जब मैं खूब सारे लोगों के बारे में बात करूंगी तो वी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू, जब मैं आप बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं और फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ देन ऑल्सो यू, ओके। और जब मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, किसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ देन आई एम यूजिंग ही, किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ तब शी, किसी ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ तब दे, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या किसी नॉन स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ देन इट, एंड सो ऑन,
ठीक है, तो चलिए अब रूल्स पे चलते हैं। अब फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब में कंफ्यूज मत होना, कॉमा से पहले वाला पार्ट जो होगा वो होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आवर ग्रैंडफादर बिल्ट दिस हाउस दे सेड। हमने ये देख लिया है कि फर्स्ट प्रोनाउन का यूज कैसे करना है, तो अब देखते हैं हम सेकंड पर्सन के लिए क्या रूल है। सेकंड पर्सन जिससे कि हम बात करते हैं, अब सेकंड फर्स्ट पर्सन को तो हम यूज कर रहे थे, चेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन को आपको यूज चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे, देखिए, शी सेड टू हिम यू आर अर्ली। ठीक है, तो सेकंड पर्सन कौन सा है अपन सेंटेंस में अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं, सेकंड पर्सन होता है यू। ठीक है, अब इसको आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हमने पहले भी कहा था कॉमा से पहले वाला पार्ट कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इसमें ये सब्जेक्ट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पर्सन चेंज होगा। तो हमने चेंज कैसे कर लिया, शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज अर्ली। अब ये ही किसके अकॉर्डिंग आया है, ही आया है आपके इस हिम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पर्सन को हमने चेंज किया है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा है थर्ड पर्सन को कैसे चेंज किया जाए। थर्ड पर्सन जो होगा उसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अच्छा, और थर्ड पर्सन के अंदर क्या क्या प्रोनाउंस आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, शी, इट, दे, ये सब। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में ये कहीं पे भी दिखते हैं तो आपको ये समझ जाना है कि ये थर्ड पर्सन है और इसको हमें चेंज नहीं करना है। जैसे ही सेड शी इज अर्ली, ही सेड दैट शी वॉज अर्ली। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने इसको वॉज किया है, हमने डैट लगाया है, हमने तो ये हटाया है, हमने ये हटाया है, लेकिन हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है। हमने बाकी सब चीजें चेंज की है, लेकिन हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसके ऊपर की क्वेश्चन फ्रेम होता है, और वो ये होता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं, क्या क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, हिम, हर, देम, इनको हमें चेंज करना है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली। कैसे, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। प्रिया सेड यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। प्रिया ने बोला आपको आपकी फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रिया ने किसको बोला, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब हमें पता चल गया कि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे हम जो भी यहाँ पे लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही, जो भी मतलब हम इस यू के प्लेस पे हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे योर के प्लेस पे लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आई लेती हूँ तो यहाँ माय आ जाएगा, अगर मैं यहाँ वी लेती हूँ तो यहाँ आर आ जाएगा, अगर यहाँ ही लेती हूँ तो हिज, शी लेती हूँ तो हर, दे लेती हूँ तो देयर। ठीक है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे तो कोई और प्रोनाउन ले रहे हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई और कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे आप कोई और ले रहे हैं, नहीं। जैसे देखिए, प्रिया सेड दैट, अब इसमें से आप कोई सा भी लेते हैं, शुड हेल्प, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ का लेके सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, अब प्रोनाउन के टॉपिक का हमारा ये लास्ट रूल है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे सेंटेंस के अंदर आई और वी हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर
डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे सेंटेंस में आई और वी हो और उसके साथ में हमारे साथ शैल हो, तो हम आई की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ही और शी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आई के प्लेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ही एंड शी, और वी के प्लेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं, दे। ओके, और शैल को अब चेंज करके आपको शुड नहीं करना है, शैल इस बार चेंज होगा वुड में। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये केस तभी एप्लीकेबल होगा जब आई और वी के साथ शैल होगा। कैसे देखते हैं, कुसुम सेड आई शैल वर्क हार्ड। अब आई के साथ शैल आया है, आई किस में कन्वर्ट होगा, कुसुम क्या है, फीमेल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। तो आई चेंज हो गया है शी में और शैल चेंज हो गया है वुड में। ठीक है, तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं प्रोनाउन के लिए। ओके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, आई, वी, ऐसे। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आपका चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन के अंदर आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ पर्सन के अंदर अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन में से कोई सा भी प्रोनाउन आप सेलेक्ट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप नीचे सेकंड पर्सन में भी आप चेंज करेंगे। ठीक है, और लास्ट रूल आपका ये कहता है कि अगर आई और वी के साथ शैल है तो आई के साथ आप ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी के साथ दे को चेंज कर सकते हैं, और शैल को इस बार आप शुड में कन्वर्ट नहीं करके वुड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो थे हमारे प्रोनाउन के रूल्स। अब एक बार देख लेते हैं प्रोनाउन की टेबल और फिर देख लेते हैं वर्ड्स डिनोटिंग द नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के रूल्स, अब सिंपली एक बार प्रोनाउन की टेबल देख लेते हैं और फिर हम चलते हैं टाइम और प्लेस के एक्सप्रेशंस को कैसे कन्वर्ट करना है उसको। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि तीन प्रोनाउन के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसको आपको ऐसे समझना है कि जब भी आप कोई बात कर रहे होते हैं तो आप जब बात कर रहे होते हैं तो आपको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट पर्सन। आप जिससे बात कर रहे होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है सेकंड पर्सन। और आप जब अपन कहते हैं ना किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो तीसरा वाकई में थर्ड पर्सन ही होता है। ठीक है, अब इसको सिंगुलर और प्लूरल में कैसे देखते हैं। सपोज कीजिए मैं मेरी बात कर रही हूँ तो मैं मेरी जगह पे क्या इस्तेमाल करूंगी, आई। ठीक है, सपोज कीजिए मैं मेरी फैमिली की बात कर रही हूँ या मैं मेरी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, मतलब कि मैं अपने साथ और भी कई सारे लोगों की बात कर रही हूँ, एट दैट टाइम आई विल यूज वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो है हम क्या यूज करेंगे, वी। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब आप चाहे सिंगुलर हो चाहे खूब सारे हो, प्लूरल हो, तो आपको कंसिडर किया जाएगा यू। और थर्ड पर्सन के अंदर जब हम किसी मेल की बात करेंगे तब हम ही का इस्तेमाल करेंगे, जब हम किसी फीमेल की बात करेंगे तब हम शी का इस्तेमाल करेंगे, जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे या जब हम किसी एनिमल की बात करेंगे या जब हम किसी ऐसे की बात करेंगे जिसका जेंडर स्पेसिफिक हम नहीं कर पा रहे हैं तब हम करेंगे इट का इस्तेमाल। और जब हम खूब सारे लोगों की बात करेंगे तब हम प्लूरल में दे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये तो प्रोनाउन के अभी मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन डिस्कस किया है, इनका सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है ये डिस्कस किया है। अब इनमें भी कुछ केसेस होते हैं। क्या केसेस होते हैं, पहला होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और फोर्थ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये तीन है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है,
अब जब हमने देखा था सेंटेंस चैप्टर में भी हमने देखा था और अभी भी देखा है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हम जब भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम ये वाली टेबल ही यूज करेंगे। पजेसिव का क्या मतलब होता है? पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज का अधिकार या किसी का कोई चीज होना। जैसे मैंने बोला ये पेन मेरा है, ठीक है, तो अब ये पेन पे क्या हो गया, मेरा पोजेशन हो गया है। नाउ दिस इज माय पोजेशन, ठीक है, तो ये पेन अब मेरा हो चुका है। तो अब ये पेन, जब भी इस पेन के बारे में बात की जाएगी तो इसका प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू माय प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि मैं एक फीमेल, तो मेरे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इस पेन का प्रोनाउन चेंज होगा। दिस पेन इज हर्स, ठीक है। किसी मेल का होता तो हिज। समझ में आ गया? जब आप किसी का पोजीशन, किसी चीज पे अधिकार कर लेते हैं तो जिस व्यक्ति ने उस चीज पे अधिकार किया है उसके अकॉर्डिंग उसका पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक है। अगर आई करता है तो माय या माइन हो जाता है। मैं कहती हूँ ना दिस इज माय हाउस, दिस इज माय रूम, तो क्यों? क्योंकि अभी मेरा पोजीशन है आई, एंड मेरे के लिए क्या यूज करते हैं अपन? आई, ठीक है। दिस इज आवर हाउस, किसका पोजीशन है? हम सबका पोजीशन है, वी, तो मैंने क्या यूज किया? आवर हाउस, ठीक है। ये तो हो गया पोजीशन का। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अलावा जो ऑब्जेक्ट आता है उसके अंदर हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के अंदर वैसे कुछ भी नहीं होता है, सिंपली आप पजेसिव प्रोनाउन के आगे सेल्फ लगा देते हैं जिससे कि वो बताया जाता है ये काम कौन कर रहा है या किसके ऊपर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के अंदर हम यूज करते हैं आई का, पोजेशन के अंदर हम यूज करते हैं माय और माइन का, ऑब्जेक्टिव के अंदर हम यूज करते हैं मी का, ठीक है, एंड रिफ्लेक्सिव के अंदर हम यूज करते हैं माई सेल्फ का। फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल की जब हम बात करें तो हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव के अंदर वी का, पॉजिटिव के अंदर आर या आर्स का, ऑब्जेक्टिव के अंदर अस का, एंड रिफ्लेक्सिव के अंदर आर सेल्फ का। सेकेंड पर्सन के अंदर सिंगुलर ले लीजिए चाहे प्लूरल ले लीजिए, इसके अंदर आपका यू ही रहेगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो सिंगुलर के अंदर योर हो जाता है, वहीं प्लूरल के अंदर योर्स हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है और रिफ्लेक्सिव केस में सिंगुलर का योर सेल्फ, वेयर एज प्लूरल का योर सेल्फ हो जाता है। अब आप ये, हमने पहले भी ये जूनियर क्लासेस में रूल पढ़ा था, जब एफ से रिलेटेड वर्ड्स होते थे उनका प्लूरल बनता था तब क्या करते थे? एफ को हटा के VAS लगा देते थे। जैसे हाफ का प्लूरल बनाना होता था तो हम क्या करते थे? हाफ्स, यही करते थे। नाइफ का बनाना होता था, हाफ का बनाना होता था, एफ की जगह हटा के हम VAS कर देते थे। तो वही हमने यहाँ किया है, सेकेंड पर्सन प्लूरल में योर सेल्फ ले लिया है, ठीक है। थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव के अंदर ही की जगह पे हिज, शी की जगह पे हर या हर्स और इट की जगह पे इट्स। अब ऑब्जेक्टिव की जगह पे ही की जगह पे हिम, शी की जगह पे हर और इट की जगह पे इट, और रिफ्लेक्सिव की जगह पे ही की जगह पे हिम सेल्फ, हर की जगह, शी की जगह पे हर सेल्फ, इट की जगह पे इट सेल्फ। वहीं थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर दे, सब्जेक्टिव केस में दे, पॉजिटिव केस में देयर और देयर्स, ऑब्जेक्टिव केस में देम और रिफ्लेक्सिव केस में देमसेल्फ। तो ये तो थी हमारी प्लूरल की टेबल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये तो एक यूजफुल है, ये आपकी हर उसमें काम में आएगी, वेदर इट्स नरेशन, वेदर इट्स एक्टिव पैसिव और वेदर इट्स टेंसेस इटसेल्फ, ठीक है। अब हमारा आता है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिनोट करते हैं नरेशन के अंदर टाइम एंड प्लेस को। ये एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि टाइम और प्लेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इनको कैसे चेंज करते हैं? बहुत ही सिंपल है। दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीज हो जाते हैं दोज में, हेयर हो जाता है देयर में, नाउ हो जाता है देन में। वैसे यूजुअली नाउ को ओमिट भी कर दिया जाता है। किसी सेंटेंस में अगर नाउ आता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह पे कुछ नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज देन,
एगो को यूज करते हैं हम बिफोर, टुडे की जगह पे हम यूज करते हैं दैट डे, टुनाइट की जगह पे हम यूज करते हैं दैट नाइट, टुमारो की जगह पे हम यूज करते हैं द नेक्स्ट डे, यस्टरडे की जगह पे हम यूज करते हैं द प्रीवियस डे, पिछला दिन, लास्ट की जगह पे हम यूज करते हैं द प्रीवियस, नेक्स्ट की जगह पे हम यूज करते हैं द फॉलोइंग, 10 की जगह पे यूज करते हैं सो, हेंस की जगह पे यूज करते हैं थैंक्स। अब नाउ देयर इज confusion in the pronunciation of hence or thence. You can pronounce it in either way. Okay? Either you can say thence or either you can say thence. Just की जगह पे हम यूज करते हैं that. तो ये तो सबसे easiest part था, ठीक है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आएंगे तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए क्या रूल है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए क्या रूल है, इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ लिया है कि हाउ टू चेंज प्रोनाउंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, how to change the expressions of time and place, how to change tenses. Now we move on the types of sentences. कि हम sentences जैसे interrogative sentences हैं तो उनको कैसे change करेंगे, imperative sentences हैं तो उनको कैसे change करेंगे, और exclamatory है तो उनको कैसे change करेंगे। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि चाहे कोई सा भी टाइप का सेंटेंसेस हो, एट द एंड ऑफ द डे वो चेंज होगा इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, अब सबसे पहले हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके से फ्रेम होते हैं, ठीक है। एक होता है WH वर्ड के साथ और एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई WH वर्ड का है तो उसके अंदर जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेम WH वर्ड का आप यूज करेंगे, ठीक है। पहला रूल आपका ये कहता है। दूसरा रूल ये कहता है आप वैसे तो आप सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क में, इंक्वायर में, डिमांड में, किसी में भी, लेकिन ये मैंडेटरी है कि अगर आपका जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, खूब सारे होते हैं। आई हैव सिलेक्टेड फ्यू ऑफ देम, इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, खूब सारे होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ स्टार्ट होता है तब आप इस्तेमाल करेंगे इफ या वेदर, ठीक है। फिर आपको टू को रिमूव करना है। टू इज अ कनेक्टिंग वर्ड एंड यू हैव टू रिमूव दैट। अच्छा, उसके बाद एक रूल आपका ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर डू, डज और डिड अकेला आता है, ठीक है। अकेले से क्या मतलब है, अभी समझाते हैं एग्जांपल के साथ। कि अगर डू, डज और डिड अकेला आता है तो आप डू, डज और डिड इसको आप हटा देंगे। कैसे, राम सेड टू सीता डू यू नो माई नेम। अभी डू क्या है, अकेला है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने कनेक्टिव वर्ड क्या लिया है, इफ लिया है, ठीक है। राम आस्क्ड सीता इफ शी न्यू हिज नेम, ठीक है। पहला रूल आपका ये हो गया कि अगर डू, डज, डिड अकेला आ रहा है तो आप डू, डज, डिड को हटा देंगे। लेकिन वहीं अगर डू, डज और डिड अकेले नहीं आके ऐसे आता है डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, तब आप इसे हटाएंगे नहीं। जैसे यू सेड टू मी डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तब क्या होगा, अच्छा रूल यही एप्लीकेबल होगा कि डू क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। तो यू आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब आपको ये पार्ट जो है ये रिमूव नहीं करना है, इसको बस एज पर द रूल चेंज कर देना है। सिंपल प्रेजेंट हो गया चेंज किसमें, सिंपल पास्ट में, ठीक है। अब पहला रूल हमने कहा था कि जब भी WH वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हमारा लिंकिंग वर्ड जो होगा वो भी WH होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट नाउ। अब हमारा लिंकिंग वर्ड क्या है, व्हाट है। तो हमने क्या कहा था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तब तो हम इफ और वेदर यूज करेंगे, वरना हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में, इंक्वायर में, डिमांड में, एसेट्रा में।
ठीक है, तो अभी हमने किसमें चेंज किया, एनक्वायर्ड में। तो ही एनक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट आई वांटेड देन, देन नाउ किसमें चेंज हो गया है, देन में, ठीक है। और व्हाट सेम एज इट इज रहा है कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑफ कहाँ से आ गया। ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन है जो कि डिमांड और एनक्वायर के साथ रहता है हमेशा, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते टाइम ही ऑफ इनके साथ ही रहेगा और एनक्वायर्ड ऑफ रहेगा, ना कि एनक्वायर्ड मी, एनक्वायर के साथ हमेशा ऑफ रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं वापस इसके क्या क्या 3 रूल्स हैं। पहला रूल आपका कहता है कि अगर आपका वर्ड अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो WH से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेम WH वर्ड जो है वो कनेक्टिंग वर्ड का काम करेगा। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको इफ या वेदर लगाना है, अदरवाइज आप सेड के साथ आस्क, इंक्वायर्ड, डिमांड कुछ भी यूज कर सकते हैं। तीसरा रूल आपका कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर डू, डज, डिड अकेले हैं तो आप इनको हटा दीजिए, लेकिन अगर ये डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट है तो आप इसको नहीं हटाएंगे। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के रूल्स। अगले हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के रूल्स। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमें पता ही है बेसिकली, जिसके अंदर 4 ये जो चीजें एक्सप्रेस होती है, कौन कौन सी, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट, फॉरवर्डिंग एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस के अंदर कमांड है तो हम सेड की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑर्डर, कमांड, रिक्वायर्ड, चार्ज एटसेट्रा। आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। यूजुअली ऑर्डर्ड या कमांड आता है, ठीक है, कमांडेड, ऑर्डर्ड। अगर आपके सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट शो हो रही है तो आप रिक्वेस्ट, बेग, आस्क, अर्ज, एंट्रीट एटसेट्रा कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो वर्ड यूज में आते हैं वो होते हैं बेग्ड, रिक्वेस्टेड एंड आस्क्ड, ठीक है। फिर है एडवाइस। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई एडवाइस मेंशन की जा रही है तो आप एडवाइस, प्रोहिबिट, अर्ज, रिकमेंड एटसेट्रा वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली यूज होते हैं शी एडवाइज्ड मी, शी प्रोहिबिटेड मी, ये सब वर्ड्स, ठीक है। To will always be used before verb first form. Now what do I mean by this? Now listen, we have an example. The rebel said to the king, pardon my fault, sir. Pardon word देख के हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक रिक्वेस्ट की जा रही है। और हमने क्या देखा था, रिक्वेस्ट में क्या वर्ड्स यूज होते हैं ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे said की जगह क्या वर्ड यूज किया है, the rebel begged the king to pardon। ये to के साथ में हमने क्या यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हमेशा to आएगा, to pardon his fault, ठीक है। अब अगला है, अगर आपका सेंटेंस डू नॉट के साथ स्टार्ट होता है तो डू नॉट की जगह पे हम, सेड की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड। जैसे शी सेड डू नॉट टच माई ग्लास, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, शी फॉरवर्ड मी टू टच हिज ग्लास। फॉरवर्ड का भी मतलब होता है डू नॉट। तो अगर आपका सेंटेंस जो है वो डू नॉट की, अगर आपका सेंटेंस जो है वो डू नॉट से स्टार्ट होता है तो इन प्लेस ऑफ सेड वी कैन यूज फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड का भी मतलब वही होता है, डू नॉट। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है लेट। सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर लेट। अब लेट कहता है कि अगर आपके सेंटेंसेस के अंदर कोई प्रपोजल दिया जा रहा है, कोई सजेशन दी जा रही है, तब तो आप लेट को चेंज कर देंगे शुड में। और अगर कोई प्रपोजल नहीं दिया जा रहा, कोई सजेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लेट को चेंज कर देंगे माइट में या माइट बी अलाउड में। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, He said to me, let us have some tea। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रपोजल दिया जा रहा है। उसने मुझे कहा कि चलो कुछ चाय पे चलते हैं या चाय लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रपोजल है। तो क्योंकि प्रपोजल है तो सबसे पहले तो क्या आ गया, प्रपोज्ड। He proposed to me that we should। Now this let is changed into should। We should have some tea, okay।
बस आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके सेंटेंस के अंदर इंटेंशन क्या है, कोई प्रपोजल है, कोई सजेशन है, या इनमें से कुछ नहीं है, तो फिर हम माइट यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He said, "Let me have some water." उसने कहा मुझे कुछ पानी पीने दो। तो क्या ये प्रपोजल है? नहीं। कोई सजेशन है? नहीं। सिंपली उसने अपनी विश जाहिर की है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया है? He wished that he might have some water. अगर प्रपोजल और सजेशन के बिना लेट आता है तो उसमें हम माइट या माइट बी अलाउड का इस्तेमाल करते हैं। ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हम हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर। अब जब हमारे इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तब हम थर्ड टाइप में चलते हैं जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसा कि हमें पहले से पता है कि कोई भी हम सडन इमोशन जब एक्सप्रेस करते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू जॉय, सॉरो और एक्साइटमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी चीज को जब आप सडनली एक्सप्रेस करते हैं, आपका इमोशन, फिर चाहे वो दुख का हो, फिर चाहे वो खुशी का हो, एक्साइटमेंट का हो, किसी का भी हो, ठीक है, इसको चेंज करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल हमें ये कहता है कि आपको सेड को चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेयर्ड, ब्लेस्ड, क्राइड एसेट्रा। वो आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा कि इसके अंदर क्या इंटेंशन एक्सप्रेस किया जा रहा है। कोई विश की जा रही है, कोई प्रेयर की जा रही है, कोई ब्लेसिंग दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जो हम इंटरजेक्शंस यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस मतलब वो जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, ब्रेवो, अलास, ओ, ये सब वर्ड्स जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये सारे वर्ड्स हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन इनका जो इंटेंशन जो है उसको हम यूज करेंगे। अब वो कैसे यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे कि कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए अलास है तो एक्सक्लेम विद सॉरो हो गया, ठीक है। अब अगर हुर्रे होता तो हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय। तो हम एक्सक्लेम के साथ सॉरो, जॉय एसेट्रा कुछ भी लगा के हम वो इंटेंशन एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन हम ये इंटरजेक्शंस, ये जो वर्ड्स हैं, हम इन वर्ड्स को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He said, God save the king. उसने कहा कि गॉड सेव द किंग। तो उसने क्या किया? प्रे किया है। किससे? गॉड से। गॉड से तो हम प्रे कर सकते हैं, गॉड को ऑर्डर नहीं कर सकते, गॉड से सिर्फ हम लोग प्रे कर सकते हैं, इसलिए ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग, ठीक है। अगला है What a terrible storm it is, he said, ठीक है। इसको हमने चेंज किया है, he exclaimed that it was a terrible storm। अब आपने देखा होगा कि सारे सेंटेंसेस, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, इंटेरोगेटिव हो, एट द एंड वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो असर्टिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनके पीछे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस के साथ, फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारा बचा है नरेशन का लास्ट टॉपिक, जो कि है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होता है? इन्फिनेटिव्स सिंपली जब भी आप टू के साथ वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इन्फिनेटिव्स, ठीक है। अब इन्फिनेटिव्स के अंदर आप क्या यूज करते हैं? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड यूज होता है इसका, और कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही होते हैं इनके। कैसे? कौन कौन से? जैसे एग्री, ऑफर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, थ्रेटन, इन सब के साथ आप इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। इन्फिनेटिव मतलब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। रीता सेड आई विल नॉट कुक, ठीक है। विल नॉट, नॉट वर्ड आ गया है, इसका मतलब क्या है? काम करने से मनाही की जा रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है? रिफ्यूज किया जा रहा है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया? रीटा refused to cook. Now this is our infinitive because this is to plus verb की first form and this is known as infinitive, ठीक है। सेंटेंस का इंटेंशन समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल में करने हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं।
विनीत टोल्ड गीता, आई विल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क। ठीक है, विनीत ने गीता को बोला कि मैं वेट कर लेता हूँ तुम्हारा जब तक कि तुम्हारा काम पूरा होता है। तो क्या कोई ऑफर दिया जा रहा है? नहीं। क्या कोई प्रॉमिस किया जा रहा है? प्रॉमिस तो नहीं था। क्या कोई रिफ्यूज किया जा रहा है? नॉट वर्ड तो था ही नहीं, तो रिफ्यूज का तो है नहीं। क्या कोई धमकी दी जा रही है? नहीं। तो हमारे पास क्या वर्ड बचा? इसलिए हमने क्या किया, विनीत एग्रीड टू वेट फॉर गीता टिल शी फिनिश्ड हर वर्क। Infinitive was very easy to use in direct and indirect. सबसे ज्यादा जो ध्यान आपको देना है वो सिर्फ चेंज ऑफ टेंसेस पे देना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन पे देना है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो ये था हमारा नरेशन का टॉपिक। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक को हम कवर करें तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।